हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय भोलेनाथ। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। एक और नई क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने और वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे से हों, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही हो। जैसा कि प्रीवियस अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं, या यूँ कहूँ कि प्रीवियस अपनी 4 क्लासेज हुई हैं, वहाँ पर हमने बात किया सिंथेसिस को लेकर के। और अपना जो टॉपिक अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो प्रेजेंटली अपना टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस। हमने ऑलरेडी सिंपल और कंपाउंड जो अपने सिंथेसिस के टॉपिक हैं, यूँ कहेंगे सिंथेसिस और सेंटेंस है, उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने जो सिंथेसिस का जो अपना टॉपिक रहने वाला है या सेंटेंस रहने वाला है, उसमें हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो भी कहीं ना कहीं उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास में बात करेंगे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो भी अपनी थ्योरीज हैं, या यूँ कहें कि जो भी फैक्ट हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर रहने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है डियर स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहिए क्लास के साथ। देखिए, बात करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है उसकी बात करते हैं, वो है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। ये अपने प्रीवियस जो 4 क्लासेज हुई हैं इसी को लेकर हुई हैं, और आज की भी जो क्लास है वो भी एज इट इज़ रहने वाली है, यानी हम सिंथेसिस की बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, और ये अपना जो थर्ड जो अपना सिंथेसिस का जो सेंटेंस ऑफ द सिंथेसिस है वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट वन अपने सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज पढ़ा है, उसके बाद में सेकंड अपना था कंपाउंड, और थर्ड वन आपका जो हो गया है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं किसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको जो आपका मेन क्लॉज, या यूँ कहें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके साथ साथ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमने सिंपल सेंटेंस को जब बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट एक होना चाहिए और इसके साथ फिनाइट वर्ब भी एक ही रहनी चाहिए। क्योंकि दो फिनाइट वर्ब एक होगी तभी हमारे पास जो है बोल सकते हैं कि वहाँ पर सब्जेक्ट भी एक रहना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन था हमारा जो सिंपल सेंटेंस का। उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर हमने बात की थी कि कंपाउंड सेंटेंस में जो हमारे क्लाउज होंगे वो दोनों ही क्लाउज मेन क्लाउज होंगे, यानी सबऑर्डिनेट जो क्लाउज हैं वो वहाँ पर नहीं थे। यानी कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभार जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी या डिपेंडेंट क्लॉज भी कई बार यूज़ कर लिए जाते हैं। तो वो अपना कंपाउंड था जिसमें 2 मेन क्लॉज जुड़ते हैं। उसके बाद में आज हमारी जो बात चलने वाली है, आज जो हमारी चर्चा होगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर होगी। इसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारा यूँ कहेंगे वन मैन या प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसके अलावा वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक क्या हो जाएगा? एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ये हमने जब टर्म्स या टर्मोलॉजी के बारे में अपने फर्स्ट क्लास में बात की थी, तो वहाँ पर हमने डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, उनके बारे में, उनके डेफिनेशन को अच्छे से जाना था, समझा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो आपका होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। उसमें मेन क्लॉज होगा, एक उसमें जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मैं प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और इसके साथ साथ एक या एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं सबऑर्डिनेट, या इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज होने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये किस प्रकार से किस प्रोसेस के थ्रू आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए, जब हमने सिंपल सेंटेंस की सिंथेसाइज की थी तो वहाँ पर हमारे पास कुल 8 प्रकार के, या यूँ कहूँ कि कुल 8 अलग अलग स्टेप्स थे, अलग अलग प्रोसेस थे, जिनके थ्रू हम सिंपल सेंटेंस की प्रोसेस को जो हमने उसको कंटिन्यू किया था, या यूँ कहें कि उसको हमने सिंथेसिस बनाने के 8 अलग अलग स्टेप्स थी, प्रोसेस के थ्रू हमने सभी सेंटेंस कंप्लीट किए थे। उसके बाद में कुछ प्रोसेस अपने कंपाउंड सेंटेंस में थी जिनको हमने 1 बाय 1 किया। और आज अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी अगर देखा जाए तो टोटल देखें तो तुम्हारे पास कुल 3 अलग अलग स्टेप हैं, जिनमें फर्स्ट वन आपकी है वो नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के बाद में आपके सेकंड वन है एडवर्ब क्लॉज, और थर्ड वन है वो हो जाएगी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। ये 3 अलग अलग स्टेप हैं जिनमें हम
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हुए या इसको हम प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। पहले नाउन क्लॉज हो गए स्टूडेंट्स। नाउन क्लॉज होती क्या है? नाउन क्लॉज की अगर बात करें तो नाउन क्लॉज वो होती है जो किसी सेंटेंस में एज ए नाउन रोल प्ले करती है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज भी बोल सकते हैं, नाउन क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लॉज की बात करें तो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो नाउन क्लॉज होगी उसकी अगर बात करें तो वो एक सेंटेंस में जो है एक नाउन का जो है रोल अदा करने वाले, नाउन का रोल उसमें निभाने वाली है। अगर एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज भी क्या करती है, किसी सेंटेंस में एक एज ए एडवर्ब वो आपकी जो है यूज़ होने वाली है, एज ए एडवर्ब वो आपकी किसी सेंटेंस में रोल प्ले करेगी। उसके बाद में एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज में अगर बात करें तो ध्यान रखें किसी नाउन से पहले जिस नाउन को ये मॉडिफाई करती है, ध्यान रखें एडजेक्टिव जो, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को आपको उसको विशेषता बताएगा, वो आपको क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान रखें जिस प्रकार से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, उसी प्रकार से किसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो आपका होता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर जिस नाउन की विशेषता बता रहा है या जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उस नाउन के जस्ट ठीक बाद में, उस नाउन के जस्ट बाद में आपका जो है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से हम इनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन क्लॉज के इसमें आते हैं, कौन एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से आपके वर्ड आएंगे, या एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज में कौन कौन से आएंगे। सभी को हम वन बाय वन प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। आइए एक एक को इनको डिटेल में पढ़ते हैं और इनको जो है बोल सकते हैं कि अपने एग्जाम्पल के थ्रू इनको करने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज हो चाहे एडवर्ब क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो, क्योंकि आपके जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सीनियर क्लास को देखें तो सीनियर क्लास में या उसके बाद में कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी आपके कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेज हैं उनको सिंथेसाइज करते हुए आपसे पूछा जाता है, या फिर इस प्रकार से पूछ सकते हैं कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और वो एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा जो है सिंथेसिस का प्रकार हो सकता है, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कौन सा हो सकता है। तो हर तरीके से आपको इन चीज़ों को क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और सिंथेसाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्टेंस उसके बाद में जो फर्स्ट वन जो अपनी स्टेप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की, और वो फर्स्ट वन जो स्टेप है वो हो जाएगी डिस्टेंस, जैसा कि हमने पहले हमने आपको बता दिया है नाउन क्लॉज। फर्स्ट वन जो स्टेप है वो क्या है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के थ्रू हम जो है अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि नाउन क्लॉज होती क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्लॉज होती क्या है। देखिए ए नाउन क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ ए नाउन, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सेंटेंस में जो एज ए नाउन रोल प्ले करती है वो आपकी नाउन क्लॉज होती है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो किसी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करती है, नाउन का रोल अदा करती है। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपकी नाउन का रोल अदा करती है, वो आपकी नाउन क्लॉज होती है। ध्यान रखिए ट्रिक के अनुसार आप कैसे करेंगे, सिंथेसाइज करें तो हमें कैसे पता चले कि कौन सी नाउन क्लॉज है। तो उस नाउन क्लॉज का पता करने के लिए या नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हमारे पास जो एक ट्रिक है वो है कि हमें अपने सेंटेंस में वर्ड को रखना पड़ेगा। वर्ड का मतलब हमारा जो आंसर हमें हासिल करना है, तो आंसर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है वो वर्ड शब्द है, या यूँ कहूँ कि क्या शब्द है, क्योंकि क्या के थ्रू या वर्ड के थ्रू है जो है हमें अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। या यूँ बोलूँ मैं कि अपना जो नाउन क्लॉज है उस नाउन क्लॉज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं वर्ड शब्द को रख करके। देखिए यहाँ पर अपने कौन कौन से नाउन क्लॉजेज होते हैं, पहले उनको देखिए। हाउ, उसके बाद में इफ, दैट, हु, हुम, विच, वेयर, मतलब ये हाउ, इफ, दैट के बाद में जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो भी WH वर्ड होते हैं आपके, वो यहाँ पर हु, हुम, विच, वेयर, व्हाट। उसके बाद में इन्हीं वर्ड्स में हु, हुम, विच, वेयर, दैट, व्हाट, इनमें एवर लग गए, जैसे हु एवर, हुम एवर, विच एवर। उसके बाद में ये आपका विच एवर है, ध्यान रखें, दोबारा लिख देते हैं इसको, विच एवर, वेर एवर,
वाई और वेदर, ये कुछ वर्ड्स हैं। ये यूँ कहूँ कि ये आपको किसी नाउन को आइडेंटिफाई करवाने में, नाउन को पहचानने में, नाउन क्लॉज को पहचानने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सेंटेंस में ये इनमें से आपका कोई ना कोई वर्ड आने वाला है, और वो हमारा सेंटेंस में किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं, वो नाउन क्लॉज में है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज में है। तो ध्यान रखें, आपको सेंटेंस में वर्ड शब्द रखना पड़ेगा, और वर्ड शब्द का जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, वही नाउन क्लॉज होगा। देखिए, राखी विल बी लेट, राखी लेट हो जाएगी। इट इज़ सर्टेन, ये बात क्या है, तय है। ये बात तय है कि राखी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। तो देखिए, दिस इज सर्टेन, ये तय है, ये निश्चित है। क्या तय है, क्या निश्चित है, वर्ड शब्द रखिए, क्या निश्चित है। निश्चित क्या निश्चित है कि राखी विल बी लेट, राखी लेट हो जाएगी। तो हम ध्यान रखिए, जो हमारा जो नाउन क्लॉज बनने वाला है वो कहीं ना कहीं राखी विल बी लेट, इसके साथ हमारा इन वर्ड्स में से एक आपका वर्ड यूज होने वाला है। यूँ कहें कि इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड हम यूज करके इसको बनाने वाले हैं। तो देखिए, इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर मैं दैट से बनाना चाहूँ, ध्यान रखें, अगर दैट का यूज़ करते इसको बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे, राखी विल बी लेट, दिस इज सर्टेन। तो ध्यान रखें, दो तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखें। तो दैट का यूज़ करते हुए दो तरीके से बना सकते हैं। ध्यान रखें, अगर मैं सेंटेंस के शुरू में दैट रखता हूँ, ध्यान रखें, सेंटेंस के शुरू में दैट रखता हूँ, तो ध्यान रखें नाउन क्लॉज हमारा कौन सा होगा, नाउन क्लॉज होगा राखी विल बी लेट। तो दैट यहाँ शुरू में रखा जाएगा। ध्यान रखें, जब आप दैट को शुरू में लिखते हैं तो आपका यहाँ से फुल स्टॉप की जगह कोमा लगेगी और दिस हट जाएगा, दिस हट जाएगा। तो पहले यह तरीका करके देखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए, नाउन क्लॉज कौन सा आपका, राखी विल बी लेट, क्योंकि हमारा आंसर वर्ड का यही आ रहा है। नीचे वाले में देखिए आप, यू आर ए गुड प्लेयर, दिस इज ऑल टू नोन, सभी ये जानते हैं कि तुम एक अच्छी खिलाड़ी हो। तो दिस इज नोन टू ऑल, सभी लोग क्या जानते हैं, ये सभी क्या जानते हैं। तो क्या वर्ड से आंसर आ रहा है कि सभी ये जानते हैं कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो ध्यान रखें, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज की तरफ ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि नाउन से, यूँ कहूँ कि इन सभी वर्ड में से किसी एक वर्ड से आपको जोड़ना है। तो ध्यान रखें, नाउन क्लॉज के साथ जोड़ेंगे आप दैट से, दैट राखी विल बी लेट, राखी विल बी लेट। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर आप कोमा लगा दीजिए। ऐसे एज इट इज आपको नीचे करना है। देखिए, यहाँ पर आप किसका यूज कर रहे हैं, दैट का, दैट यू आर ए गुड प्लेयर, ये आपका फुल स्टॉप से कोमा लगे। अब देखिए, क्योंकि आपने इन जो नाउन क्लॉज के जो वर्ड्स हैं या पहचान के जो वर्ड्स हैं, इनमें से किसी एक वर्ड का आपने यूज़ कर दिया दैट का। अब आपने आगे ये आपकी नाउन क्लॉज होगी, क्या होगी स्टूडेंट्स, अब नाउन वर्ड क्लॉज को पहचानने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, दैट, और वर्ड से हमारा आंसर मिल गया। ये पूरा सेंटेंस, ऊपर क्या है, राखी विल बी लेट, और नीचे क्या है, यू आर ए गुड प्लेयर, दोनों क्या हो गए, नाउन क्लॉज हो गए। क्या हो गए, नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर वर्ड से आपके कनेक्ट हो गए। अब जहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हो वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम कोमा का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, कोमा का। अब ध्यान रखिए, कोमास का यूज़ करने के बाद में आप सेंटेंस में से जो भी दैट या दिस या जो भी दे रखा है उसको हटा दीजिए। उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज सर्टेन, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इज सर्टेन, यहाँ सर्टेन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इज नॉन टू ऑल। देखिए, ऊपर क्या हो रहा है, दैट राखी विल बी लेट इज सर्टेन, ये कि राखी लेट हो जाएगी, ये बात कहते हैं कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तो ध्यान रखें, नाउन क्लॉज के साथ आप वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, इनमें से किसी एक वर्ड को आप यूज़ करें, जिनमें से आप सबसे पहले आपने दैट को लिया है, दैट का आपने यूज़ किया। अब मैंने कहा कि दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं, एक तरीका और है, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं जिसमें आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, आगे बना सकते हैं, इसके आगे बना लेंगे हम। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट अपना जो तरीका है वो ये है कि आप दैट को सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप किसका लिखें, दैट को कहाँ लिखें, जहाँ पर फुल स्टॉप जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे। तो वहाँ पर जब आप लिखेंगे, या यूँ दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो आपकी नाउन क्लॉज है इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं, और आगे जो दिस इज सर्टेन या दिस इज नॉन टू ऑल दे रखा है ये आपको शुरू में ला सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस सेंटेंस को आप शुरू में लेकर आएंगे, और जो फर्स्ट वन दे रखा आपका यू आर ए गुड प्लेयर या राखी विल बी लेट, इसको आप आगे लेकर जाएंगे। तो आगे लेकर जाएंगे तो दैट जो है वो अभी इसके साथ जाएगा, और जब साथ जाएगा तो बीच में लगेगा, वो बीच में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, दिस इज सर्टेन या दिस इज नॉन टू ऑल, इस प्रकार से अगर शुरू में आता है तो ध्यान रखें, दिस को उठा करके किस में चेंज कर देते हैं, दिस को उठा करके चेंज कर देते हैं इट में। किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, इट में, इट में चेंज करेंगे इसको। अब इट में चेंज करने के बाद किस प्रकार से बनेगा, इट इज सर्टेन। इसी प्रकार से नीचे देख लीजिए, इट इज नॉन टू ऑल, इट इज सर्टेन, इट इज नॉन टू ऑल, यानी दिस को हमने किस में चेंज कर दिया, या यूँ कहें कि दिस को हमने कन्वर्ट कर दिया इट में। अब इट इज
नॉन टू ऑल इट इज़ सर्टेन। अब क्योंकि इस सेंटेंस को आप नाउन क्लोज को आगे लेकर जा रहे हैं, या फिर कौन के सेंटेंस को आपने एक्सचेंज कर दिया है, तो अब ये आगे जाएगा तो आपका दैट से स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैं अभी बता रहा था कि दैट का आना चाहिए, बीच में आ रहा है, अब बीच में आ गया डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि दैट पहले जो अपनी फर्स्ट टाइप थी उसमें हमने दैट को शुरू में लगाया था क्योंकि अपनी नाउन क्लोज शुरू में थी। अब अपना दैट कहाँ से लगा गया? आगे, क्योंकि नाउन क्लोज कहाँ से लगी है? आगे, और दैट आ गया बीच में। अब आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, राखी विल बी लेट, और यहाँ आ जाएगा यू आर ए गुड प्लेयर। अब देख सकते हैं आप, यानी कहने का मतलब ये है डिस्टेंस, आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि जहाँ नाउन क्लोज होगा, नाउन क्लोज के साथ ही आपका ये वर्ड यूज़ होने वाला है। अब नाउन क्लोज शुरू में थी तो शुरू में मैंने यूज़ किया है, और शुरू में जब यूज़ कर दिया तो आगे जो सेंटेंस में अपना दिस या दैट, जो दैट है या दिस है, उसको हमने हटा दिया, कंप्लीटली हटा दिया, और यहाँ पर कॉमास का यूज़ किया गया, फुल स्टॉप की जगह। लेकिन अगर नाउन क्लोज को आप आगे लेकर जाते हैं या नाउन क्लोज आगे आता है तो ध्यान रखें, नाउन क्लोज को आप आगे लेकर जाते हैं तो अपना जो दैट है या विच है या जो भी अपना वर्ड होगा इनमें से कोई सा भी, वो आपका कहाँ होगा? वो आपका सेंटेंस के दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। देखिए, आप इस सेंटेंस को आगे लेकर गए तो ऑटोमेटिकली आपका बीच में आ गया, और ये सेंटेंस एज इट आपने लिखा है, ऐसे ही आपने नीचे किया है। ध्यान रखें, बस एक चेंज और करना आपको कि दिस, दूसरी टाइप से अगर आप करना चाहें तो दिस को या आप दैट को, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आप किस में चेंज कर रहे हो? इट में चेंज कर रहे हो, यानी दिस इज सर्टेन को आपने चेंज कर दिया इट इज़ सर्टेन में। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। एक बार दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्स्ट जो स्टेप है सिंथेसाइज करने की वो पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज होती क्या है? ए नाउन क्लोज प्लेज द रोल ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। एक नाउन जो होती है एक सेंटेंस में, नाउन क्लोज होती है एक सेंटेंस में, नाउन का रोल अदा करती है, नाउन की भूमिका निभाती है, संज्ञा की भूमिका निभाती है। अब देखिए ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आपकी क्या होती है कि वोट जो शब्द होता है क्या, अगर सेंटेंस में क्या शब्द रख दें या वोट शब्द रख दें, और वो रखने से हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? वही नाउन क्लोज होगा। नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ वर्ड आपके सामने हैं, हाउ, इफ, दैट, हु, होम, विच, वेयर, वोट, हुएवर, व्हेनेवर, हुमेवर, व्हिचएवर, वेयरएवर, वाई और वेदर। इसके बाद में देखिए दो एग्जांपल हमारे साथ, राखी विल बी लेट, इट इज दिस इज सर्टेन। दो हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन है, दो तरीके से इसे बना सकते हैं आप। राखी विल बी लेट, हमारा आंसर वर्ड से निकालोगे तो वर्ड से हमारा आंसर क्या होगा? राखी विल बी लेट, ये हमारा आंसर होगा। क्या तय है, क्या निश्चित है? तो राखी लेट हो जाएगी, बात तय है। तो इसके साथ ही हमारा क्या है? ये आपके नाउन क्लोज है। नीचे वाला सेंटेंस देख लीजिए, यू आर ए गुड प्लेयर, दिस इज नॉन टू ऑल। ये बात सभी जानते हैं कि तुम क्या हो? कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ये आपका क्या हो गया? यू आर ए गुड प्लेयर का क्या होगा? नाउन क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नाउन क्लोज आपके साथ आप इनमें से किसी एक वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया दैट का। तो शुरू में आपने यूज़ किया, या आपकी कोई फर्स्ट टाइप, ये आपकी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप कैसे कर सकते हो? आप सेंटेंस को, नाउन क्लोज को आगे लेकर जा सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने नाउन क्लोज को आगे लेकर गए, आपने आगे लिख दिया, और जो आगे हमारा दिस इज सर्टेन या दिस इज नॉन टू ऑल लिख रखा था वो शुरू में लिख दिया ला करके। तो एक सेंटेंस एक्सचेंज हो गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमने चेंज कर दी, दिस को हमने चेंज कर दिया इट में, या जो भी दिस होगा या दैट होगा उसको हम चेंज करेंगे इट में। तो क्या हो गया? इट इज़ सर्टेन या इट इज़ नॉन टू ऑल। ये आप देख सकते हैं। आई होप कि ये जो फॉर्मूला है, या यूँ कहेंगे जो ट्रिक है, आपके काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है डिस्टेंस एग्जाम के थ्रू अगर देखा जाए तो। और ये आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, ताकि चीज़ें आपके और क्लियर हो जाए, और अच्छे से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज को और अच्छे से समझ पाएँ। चलिए उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंथेसाइज करने के लिए नाउन क्लोज की हम बात कर रहे हैं। और नाउन क्लोज में देखा जाए तो हमारे पास एक दो कुछ और एग्जांपल है जिनको हम करके देखते हैं, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं और अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं सभी चीज़ एग्जांपल्स की, आप समझ सकते हो उनको अच्छे से। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो नाउन क्लोज की बात करें, और हमारे पास ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक यह है कि आप वर्ड के थ्रू अपना आंसर जान सकते हो, और वर्ड के थ्रू जो अपना आंसर होगा उसी के साथ क्या करने वाले हो? आप नाउन क्लाउज यूँ कहेंगे कि WHYD या जो भी अभी जिक्र किया है उनका आप यूज़ कर सकते हैं, उनके थ्रू आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए पहला अपना एग्जांपल है वो है वेयर हैव यू पुट माई मार्कर टेल मी। तो देखिए मुझे बताओ कि तुमने मेरा मार्कर कहाँ रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका जो वेयर शब्द है, जो आपने ऑलरेडी पीछे हमने पढ़ लिया है, इसको देखा है, तो ये आपका एज जो है
क्लोज नाउन क्लोज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सेंटेंस के अंदर ही आपको दे रखा है। आप इसे WH वर्ड को एज ए नाउन क्लोज आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप बना सकते हैं। देखिए टेल मी, मुझे बताओ, तो वर्ड से आंसर निकालिए, मुझे क्या बताओ, क्या बताओ कि तुमने मेरा मार्कर कहाँ रखा। तो ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है, वो नाउन क्लोज को जो है क्लेरिफाई कर रहा है, नाउन क्लोज को ही बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर वेयर शब्द आपका लग गया और ये आपका लग गया, तो अब आप आगे चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को कर सकते हो। किस प्रकार से हम अगर से सिंथेसाइज करेंगे तो किस प्रकार से इसे करने वाले हैं, तो हम इसको करेंगे। तो देखिए हमारा जो टेल मी, देखिए टेल मी आप इसे शुरू में लेकर आएंगे टेल मी को, और टेल मी अगर यहाँ होगा शुरू में तो किस प्रकार से हो जाएगा टेल मी। अब इसके बाद में आपका जो ये सेंटेंस है ये आपका क्या हो जाएगा नाउन क्लोज। ये नाउन क्लोज आप इसको, ये आपका वर्ड यहाँ लग जाएगा वेयर। उसके बाद में क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव दे रखा है और आपको इसको क्या करना है, आपको इसको असर्टिव बनाते हुए या कहूँ कि अफर्मेटिव बनाते हुए आपको कंटिन्यू एज इट इज लिखोगे। तो वेयर यू हैव पुट माई मार्कर, समझ सकते हैं आप इसे। देखिए टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माई मार्कर, यानी तुम मुझे बताओ कि जहाँ तुम मुझे बता सकते हो जहाँ तुमने मेरा मार्कर कहीं रखा हो, या जहाँ तुमने मेरा मार्कर रखा हो उसके बारे में मुझे बताओ। तो ये आपका एज WH वर्ड यूज हुआ है, लेकिन नीचे देखिए आप इसको आपने जब इसको एज ए नाउन क्लोज के थ्रू इसको आपने जोड़ा है, यूँ कहेंगे एज ए नाउन क्लोज थ्रू इसको आपको सिंथेसाइज किया है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका ये एज ए नाउन क्लोज जो है सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, उसको जोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस इसका या सिंथेसाइज, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माई मार्कर, मुझे बताओ कि तूने मेरा मार्कर कहाँ रखा है, और अंत में आपको जो है फुल स्टॉप इसमें जो है डिस्टेंस यूज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या है, ही मे बी अ थीप आई डोंट नो, मैं जानता हूँ, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, ही मे बी अ थीप कि वो एक चोर हो सकता है, मैं ये बात नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, तो वर्ड से आप आंसर निकालिए, मैं क्या नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, तो मैं क्या नहीं जानता कि वह एक चोर हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो किस प्रकार से इसको हम जो है इसको यूज़ करने वाले हैं, देखिए हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि हमारा नाउन क्लोज कौन सा है, शुरू वाला, ये आपका सेंटेंस आपका नाउन क्लोज है, तो आप यहाँ शुरू में भी आप जो है वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका विच है, दैट है, इफ है, हाउ है, होम विच है, वेयर, या आपका वाई, वेदर, इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कोमा यूज़ करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, और आगे का सेंटेंस आपका कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन आप इसको अगर सेंटेंस को एक्सचेंज करते हैं तो फिर ध्यान रखें आपका जो भी वर्ड होगा वो आपका यहाँ बीच में आ जाएगा और ये सेंटेंस आपका शुरू में आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ हम बात कर सकते हैं इफ़ की, सॉरी वेदर की, यहाँ पर हम वेदर की बात कर सकते हैं, वेदर कर सकते हैं, या फिर दैट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें क्योंकि दैट के हमने जो एग्जांपल पढ़ लिए हैं इससे ठीक पहले, तो यहाँ पर हम वेदर का यूज़ करके थोड़ा बेटर रहेगा। आई डोंट नो वेदर ही मे बी ए थीप, क्या देखिए डिस्टेंस हमारा सेंटेंस क्या था, ही मे बी ए थीप, आई डोंट नो वो एक चोर हो सकता है, ये बात मैं नहीं जानता। तो हमने आई डोंट नो को शुरू में लिखा है और शुरू में लिखा है आई डोंट नो, उसके बाद में वेदर को हमने बीच में यूज़ किया है, और ही इज ए थीप, ही मे बी ए थीप, ये ध्यान रखिए ही मे बी ए थीप आपका सेंटेंस जो नाउन क्लोज को कनेक्ट कर रहा है आपका आगे ऐड हो गया। ध्यान रखें क्या से हम आंसर निकाल सकते हैं कि नाउन क्लोज कौन सा होगा। यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप नाउन क्लोज को शुरू में लिख रहे हैं तो आपका वो जो वर्ड होगा वो भी आपका शुरू में ही लगेगा और आपको फुल स्टॉप से कोमा यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करके लिख रहे हो और आप नाउन क्लोज को आगे लिख रहे हो तो फिर ध्यान रखें आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कनेक्टर वर्ड होगा वो आपका बीच में यूज हो जाएगा। तो ध्यान रखें नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए किस प्रकार से आपका सिंथेसाइज हो सकता है। यू गो टू सिनेमा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ड यहाँ पर यूज हो गया। यहाँ पर हमने देखा वेयर की बात की, यू गो टू सिनेमा, तुम सिनेमा जाते हो, टेल मी मुझे बताओ तुम सिनेमा जाते हो। अब ये किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, जैसे अभी ऊपर आपने बनाया था फर्स्ट वन, यहाँ पर आपको वेयर दे रखा था, यहाँ पर वेयर था तो आपने वेयर को यूज़ कर दिया, ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऐसा कोई वर्ड दे नहीं रखा, कहीं ना कहीं अब आपको खुद इसमें थोड़ा तो अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा और आपको खुद यहाँ पर वो कोई ना कोई ऐसा सूटेबल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पीछे पढ़े उनमें से कोई एक वर्ड आपको सूटेबल यूज़ करना पड़ेगा। देखिए टेल मी मुझे बताओ, यू गो टू सिनेमा, तुम सिनेमा जाते हो मुझे बताओ। तो क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर,
या वेन भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें, वेन भी कर सकते हैं, वेन एवर भी कर सकते हैं। यू गो टू सिनेमा, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, टेल मी मुझे बताना या मुझे बताओ, वेन एवर जब भी, यू गो टू सिनेमा यानी जब भी तुम सिनेमा जाओ, या यूँ कहूँ कि जब भी तुम सिनेमा जाते हो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। ये अपना जो है आंसर इसका हो जाएगा, इसका सिंथेसाइज हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, अपने तीनों एग्जाम्पल हैं, इससे पहले हमने सिंथेसाइज करते हुए कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं नाउन क्लॉज के थ्रू। यहाँ पर बात करेंगे तो नाउन क्लॉज में हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक हमारे पास क्या है, वोट है, वोट के थ्रू अपना आंसर हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। वेयर यू हैव पुट माई मार्कर टेल मी, मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरा मार्कर कहाँ रखा है। तो ये वेयर यू हैव पुट, वेयर हैव यू पुट माई मार्कर, ये अपना नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज को आपने शुरू में लिखा, या फिर आप उसको आप आगे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर टेल मी है, तो टेल मी को आपने अगर शुरू में लिखा है तो आपका ये सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज का आगे ऐड हो जाएगा। और क्योंकि आगे अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करके लिखेंगे। आपका वेयर शुरू में लग गया और ये आपकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है सब्स्टिट्यूट हो गई, इनको एक्सचेंज कर दिया गया। इसके बाद में देखिए ही मे बी ए थीप, आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, ही मे बी ए थीप, क्या वो एक चोर हो सकता है। तो ये अपना नाउन क्लॉज हो गया। इसके साथ हमने यूज़ किया वेदर का, क्योंकि दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट का यूज़ हम करेंगे जो इससे पहले हमने जो सेंटेंस किया वहाँ पर हमने कर लिया है, तो यहाँ पर वेदर का प्रयोग करेंगे, बेटर थोड़ा अच्छा रहेगा। आई डोंट नो वेदर ही मे बी ए थीप, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आई डोंट नो वर्ड था, या यूँ कहूँ कि ये आपका आई डोंट नो, ये आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में नाउन क्लॉज वेदर ही में भी थीप, वो एक चोर हो सकता है, इसके साथ में वेदर का प्रयोग किया नाउन क्लॉज के साथ। यू गो टू सिनेमा टेल मी, मुझे बताओ तुम सिनेमा जाते हो। टेल मी यहाँ पर वेन एवर का यूज़ किया, आप वेन का भी कर सकते हो। टेल मी वेन एवर यू गो टू सिनेमा, मुझे बताना जब भी तुम सिनेमा जाते हो मुझे ज़रूर बताना या मुझे इन्फॉर्म करना। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि नाउन क्लॉज जो थी, नाउन क्लॉज में आप वर्ड का प्रयोग यूज़ करते हुए या अपने ट्रिक वर्ड में क्या क्या यूज़ करते हुए अपने नाउन क्लॉज को पहचान सकते हैं। और नाउन क्लॉज को पहचान के साथ साथ आपने जो भी वर्ड उनसे, या यूँ कहें कि जो भी WH वर्ड या WH वर्ड के साथ एवर का प्रयोग करके जो भी अपने जो भी वर्ड थे उनके थ्रू हमें अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, या यूँ कहें कि अपने आंसर हम कर सकते हैं। तो ये नाउन क्लॉज के थ्रू हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए। अब हम चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव क्लॉज की, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसकी बात करते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जांपल की या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंथेसाइज करने की प्रोसेस को। देखिए उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंथेसाइज करने की जो प्रोसेस है उसके में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज। इसी एडजेक्टिव क्लॉज को हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ध्यान रखें, एडजेक्टिव क्लॉज बोल दीजिए या फिर रिलेटिव क्लॉज बोल दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि रिलेटिव क्लॉज क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ रिलेटिव वर्ड या यूँ कहूँ कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो जाएंगे उसमें हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हो जाएगा, उसके बाद में होम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, विच हो जाएगा और उसके बाद में दैट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये आपके रिलेटिव वर्ड हैं। तो ध्यान रखें एडजेक्टिव क्लॉज बोल दो या फिर बात करें रिलेटिव क्लॉज, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर बात करेंगे रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज होते क्या हैं। ए एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखें किसी नाउन या प्रोनाउन को उसको डिटेल्ड करता है, या यूँ कहूँ कि नाउन या प्रोनाउन को उसकी विशेषता बताएगा, उसके नाउन या प्रोनाउन को कहीं ना कहीं आपको क्लेरिफाई करेगा। एंड कम्स, और उसका यूज़ कहाँ होता है, जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाई, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करता है, जिस नाउन या प्रोनाउन के में डिटेल्स से प्रोवाइड करता है, उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में, उसके ठीक बाद में ये आपका जो है एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया जाएगा। तो ध्यान रखें आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होगा, इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखें ट्रिक के थ्रू आप पहचान सकते हैं, विच या वर्ड के थ्रू। विच का अर्थ हो जाएगा कौन सा, विच का अर्थ क्या हो जाएगा कौन सा, और वर्ड के थ्रू हम बात करेंगे क्या या कौन सा। विच या वर्ड के थ्रू हम पहचान सकते हैं। देखिए ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स, ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स, दे वर एक्सपेंसिव। तो महिला ने बैलून्स बेच दिए, दे वर एक्सपेंसिव, वे क्या थे, एक्सपेंसिव थे। तो कौन से बैलून एक्सपेंसिव थे, ध्यान रखें। तो महिला ने जो बैलून्स बेच दिए वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे।
वो क्या थे, एक्सपेंसिव। तो हमारा एडजेक्टिव क्लोज होगा, एडजेक्टिव क्लोज जो होगा वो ध्यान रखें, एडजेक्टिव जो अपना एडजेक्टिव क्लोज का जो अपना ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे वो कहाँ किए जाएंगे, वो उस वर्ड से ठीक पहले यूज़ किए जाएंगे, यूँ कहीं उसके ठीक जस्ट बाद उसके जस्ट ठीक बाद में यूज़ किए जाएंगे, उसको ये मॉडिफाई करेगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो वर्ड है वो एक्सपेंसिव, कौन सा है, एक्सपेंसिव, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कर रहा है ध्यान रखें बैलून्स को। एक्सपेंसिव कौन सी चीज़ है, ध्यान रखें, एक्सपेंसिव कौन सी, एक्सपेंसिव कौन सी है, एक्सपेंसिव क्या, एक्सपेंसिव कौन सी है, बैलून्स, एक्सपेंसिव क्या है, बैलून्स। तो ध्यान रखें बैलून्स के जस्ट पहले, ध्यान रखें बैलून्स के जो है इनके साथ, बैलून्स के साथ इसका जो है हमें यूज़ करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से अपना जो है एडजेक्टिव क्लोज या सेंटेंस इसका होने वाला है। देखिए द ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स। देखिए ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स। अब देखिए एडजेक्टिव क्लोज की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर जो अगर बात करें तो बैलून्स के लिए यूज़ किया जा रहा है दे, बैलून्स के लिए किसके यूज़ किया जा रहा है, दे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लाइफलेस थिंग की या लाइफलेस या निर्जीव की बात करेंगे। तो इनमें से जो निर्जीव के लिए जो आपका वर्ड यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, विच। तो ध्यान रखें यहाँ पर बैलून्स के लिए यूज़ करेंगे तो ध्यान रखें दे के लिए यूज़ करेंगे विच, क्योंकि विच यूज़ हो रहा है आपका बैलून्स के लिए, या यूँ कहेंगे दे यूज़ हो रहा है बैलून्स के लिए। तो यहाँ पर जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा ध्यान रखें वो आपका एडजेक्टिव क्लोज में यूज़ हो जाएगा विच। whom या whose में से यूज़ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, विच यूज़ होगा क्योंकि लाइफलेस के लिए यूज़ होता है और हमें बैलून्स के लिए चाहिए। तो देखिए बैलून्स उसके बाद में विच, अब क्योंकि विच लगते हैं आपका दे हट गया और आगे वाला जो क्लोज है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, एक्सपेंसिव। अब आप समझ सकते हैं कि द ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स, महिला ने बैलून्स बेचती है विच वर एक्सपेंसिव, जो क्या थे, महंगे थे। तो ध्यान रखें अगर यहाँ देखा जाए तो एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव वर्ड आपका वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है, महंगा। तो महंगा क्या है, महंगे के कौन सी चीज़ है महंगी, बैलून्स। तो बैलून्स को मॉडिफाई कर रहा है, ध्यान रखें। तो अपना एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, दे वर एक्सपेंसिव, या यूँ बोल दूँ विच वर एक्सपेंसिव, ये अपना एडजेक्टिव क्लोज है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया विच का और ये आपका सेंटेंस जो आगे सिंथेसाइज करते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, माई सिस्टर हैज़ कम बैक सी वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, मेरी बहन वापस आ चुकी है जो लंदन, या यूँ कहें कि वह लंदन पिछले साल चली गई थी। तो किस प्रकार से बनेगा, माई सिस्टर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिस्टर है और यहाँ पर सी है, दोनों सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो ध्यान रखें सब्जेक्ट के लिए हम जो है यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमें यहाँ से जो है रिमूव करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें सिंथेसाइज करते समय अगर आप सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है और वहाँ पर आप एक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें इस यहाँ पर आप जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है आपको इंडिकेशन देगा। तो ध्यान रखें हम इसका यूज़ करेंगे हुज का, सॉरी हु का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हु का। तो इससे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर हमने जिस प्रकार से किया है रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग, हुम का, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम उसका जो है यूज़ करने वाले हैं। देखिए माई सिस्टर है, अब देखिए आगे जो सेंटेंस है आपने सब्जेक्ट लगाया और क्या लगाया, हु, यहाँ पे क्या लगाया, हु, तो हु लगाया। लेकिन देखिए मेरी बहन वापस आ चुकी है, लेकिन कौन सी बहन वापस आ चुकी है या कौन आ चुका है या क्या आ चुका है, तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्लोज को दर्शा रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हु का, और हु का यूज़ करने के बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में बात की है, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, हु वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा लिख दिया गया तो यहाँ पर कोमा, उसके बाद में यहाँ से अपने स्टार्ट कर देंगे हैज़ कम बैक, हैज़ कम बैक। मेरी बहन जो लंदन चली गई थी पिछले साल, या पिछले साल मेरी बहन लंदन चली गई थी, वो वापस आ चुकी है। तो देख सकते हैं आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लोज को हमने एडजस्ट कर दिया है। तो ध्यान रखें इस प्रकार से हम इसको जो है यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में देखें आप नेक्स्ट क्या है, द बेगर वॉज हैप्पी आई हेल्प्ड हिम, भिखारी खुश था और मैंने उसकी मदद की। भिखारी क्या था डियर स्टूडेंट्स, भिखारी खुश था, इसकी मैंने उस जो है उसकी मदद की थी। ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर इनमें से वर्ड्स में से किसी एक का यूज़ करना चाहूँ, हु, हुम, हुज, विच, दैट, तो ध्यान रखें द बेगर,
तो बेगर के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई। तो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स किसका, होम का। किसका यूज़ करेंगे, होम का। और आपको पता होम का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर जो है अपना हिम को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, हिम को। तो देखिए द बेगर whom I helped was happy, was happy। देखिए द बेगर whom I helped was happy, भिखारी जिसकी मैंने मदद की बहुत खुश था। देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स सभी एग्जांपल्स को या एडजेक्टिव क्लॉज को एक बार दोबारा इनको हम रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज में देखा जाए तो यहाँ पर ट्रिक हमारे काम करेगी डियर स्टूडेंट्स, विच या व्हाट। विच का मतलब कौन सा या कौन सी, और व्हाट का मतलब क्या। तो इन विच या व्हाट से आप अपना एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है ये पता लगा सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है ये देखिए पहले। एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन एंड कम्स जस्ट आफ्टर द नाउन प्रोनाउन इट मॉडिफाई। जिस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करेगा या जिस नाउन या प्रोनाउन को डिटेल हमें प्रोवाइड करवाएगा उसके जस्ट बाद में इसका यूज़ किया जाएगा। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ध्यान रखें क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हैं हु, होम, हुज, विच, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, तो इनको रिलेटिव क्लॉज भी हम बोल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इनको यूज़ किया गया है। द ओल्ड लेडी सोल्ड द बैलून्स दे वर एक्सपेंसिव। तो एडजेक्टिव वाला क्लॉज हो जाएगा, वो कौन सा होगा, दे वर एक्सपेंसिव। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ध्यान रखिए हम एडजेक्टिव वर्ड को या रिलेटिव वर्ड को हम क्लॉज को यूज़ करेंगे। रिलेटिव वर्ड यूज़ होएगा आपका दे वर एक्सपेंसिव के जस्ट पहले। तो ये आपका विच जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं उसको क्लैरिफाई कर रहा है, किसको, बैलून्स को। कौन से बैलून, जो महंगे थे। ध्यान रखें इसको यहाँ पर यूज़ किया गया एज ए लाइफलेस वर्ड की तरह। माई सिस्टर हैज़ कम बैक, शी वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। मेरी बहन वापस आ चुकी है, लंदन चली गई थी। तो माई सिस्टर फिर कोमा है, हु वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, जो लंदन चली गई थी लास्ट ईयर, ये आपका फिर से कोमा है, हैज़ कम बैक। ध्यान रखें जब आप एडजेक्टिव क्लॉज को या फिर रिलेटिव क्लॉज को जब आप सेंटेंस के बीच में लिखते हैं, ध्यान रखें बीच में लिखते हैं तो दो कोमास का यूज़ किया जाएगा, एक पहले और एक बाद में, यानी पूरे सेंटेंस को दो कोमास के अंदर बंद रखा जाएगा। तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे। अगर आप रिलेटिव क्लॉज को अगर या रिलेटिव वर्ड को आप शुरू में लिखते हैं, रिलेटिव क्लॉज को पहले लिखते हैं, तो तब ध्यान रखें रिलेटिव क्लॉज को पहले लिखेंगे तो कोमा एक आपके यूज़ होगी, जो फुल स्टॉप की जगह यूज़ होती है। ध्यान रखें जो कहाँ यूज़ होती है, फुल स्टॉप की जगह यूज़ होती है। लेकिन आप ध्यान रखें अगर बीच में यूज़ होता है पूरा सेंटेंस तो कहीं ना कहीं वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज दो कोमास के अंदर बंद होगा। लास्ट देखिए, द बेगर वाज हैप्पी, आई हेल्प्ड हिम। द बेगर फिर कोमा, होम आई हेल्प्ड कोमा वॉज हैप्पी। भिखारी जिसकी मैंने मदद की वो क्या था, बहुत खुश था। तो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल जो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि आप किस प्रकार से एडजेक्टिव सेंटेंस को क्लॉज को पहचान सकते हैं और किस प्रकार से उसके एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि एडजेक्टिव क्लॉज को आप थोड़ा बहुत यूँ कहूँ कि कुछ आपको इस समझ में आया होगा। जब क्लास को रिवाइज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स और रिवाइज़ करके क्लास को दोबारा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। और एडवर्ब जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज था, नाउन क्लॉज था, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज में किस प्रकार से ट्रिक काम में लेंगे, किस प्रकार से एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन होने वाली है, किस प्रकार के उसमें एग्जांपल्स होंगे, आइए उनकी बात करते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो लास्ट अपने स्टेप है या यूँ कहूँ कि लास्ट जो प्रोसेस है सिंथेसिस करने की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो है एडवर्ब क्लॉजेज। क्योंकि इससे पहले मैंने बात की नाउन क्लॉज की, उसके बाद में एडजेक्टिव क्लॉज की और अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉजेज की। तो एडवर्ब क्लॉज होती क्या है, पहले ये देखिए, एन एडवर्ब क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ ए एडवर्ब इन ए सेंटेंस। हम यूँ कह सकते हैं कि जब नाउन क्लॉज की हमने बात की थी तो नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में एज ए नाउन वो आपका रोल अदा करता है या यूँ कहूँ कि एज ए नाउन वो बिहेव करता है। उसके बाद में एडजेक्टिव क्लॉज की अगर मैंने बात की तो एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव जो आपका क्लॉज था वो कहीं ना कहीं
नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्लेरिफाई करता है। और एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ हम करते हैं जिस नाउन का वो क्लैरिफाई करेगा या जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा, जिस नाउन की विशेषता बताएगा, उस नाउन के जस्ट बाद में उसका हम यूज़ करेंगे। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज का हम उसके बाद में जो है नाउन के बाद में उसका यूज़ करते हैं। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में हम बात करें एडवर्ब क्लोज की। और एडवर्ब क्लोज वो जैसे हम हमारी डेफिनेशन है कि एडवर्ब जो क्लोज है वो कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में एज ए एडवर्ब बिहेव करेगा, एज ए एडवर्ब उसको ट्रीट करने वाला किसी सेंटेंस में। देखिए कौन कौन से एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं या एडवर्ब अपने वर्ड्स होते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि एडवर्ब क्लोज को पहचानने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास वेन होता है। वेन के अलावा देखिए पहले इसको इंडिकेट करने के हमारे पास वेयर है, इसके अलावा रीजन को बताने के लिए वाई, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या पर्पज़, पर्पज़ के लिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, पर्पज़ के लिए बिकॉज है। इसके साथ साथ हमारे पास सो भी हो सकता है, ध्यान रखें क्या हो सकता है, सो। उसके बाद में कंपैरिजन, कंपैरिजन में बात करें तो एज, एज भी हो सकता है, ध्यान रखें अकेला एज हो या फिर जैसे कंपैरिजन कर रहा है तो ध्यान रखें एज, एज का प्रयोग किया जाएगा, या फिर ध्यान रखें देन का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद में इफ़ है, बिफोर आफ्टर है, और उसके बाद में अनटिल, अनटिल के बाद में टिल, सिंस, सिंस के बाद में दरकार दो, दो या ऑल दो, ये दोनों में से कोई सा भी देख लीजिए आप, दो या ऑल दो। और इसके बाद में दैट, वंस, वेदर, और लास्ट में क्या है वाइल। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको एडवर्ब वर्ड्स की पहचान होती है या एडवर्ब क्लोज को पहचानने के लिए हमारे पास किसी सेंटेंस में ये आपके यूज किए जाते हैं। देखिए हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल किस प्रकार से ये आप इसको सिंथेसाइज करने के काम में आएंगे। सी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। सी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहती थी, उसने बहुत मेहनत की। तो ध्यान रखें उसने मेहनत की, क्यों की, ध्यान रखें मेहनत क्यों की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, रीजन। या उसने वह नंबर प्राप्त करना चाहती थी, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहती थी, उसने मेहनत की। तो ध्यान रखें पर्पज, पर्पज आएगा यहाँ पर। देखें तो यहाँ पर रीजन की बात करें तो उसने मेहनत की, क्योंकि वाई से हम रीजन जान सकते हैं, क्योंकि तो पर्पज़ हमारा ये था, यही कहे कि लड़की का जो भी थी उसका हमारे सब्जेक्ट का जो पर्पज़ था वो ये था कि बिकॉज या सो से हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती थी, उससे उसने मेहनत की क्योंकि वो अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती थी। या फिर हम इसको सो से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बनाकर देखेंगे इसको कि सो से कैसे बनेगा और बिकॉज से किस प्रकार से बनेगा। देखिए सी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बिकॉज, बिकॉज सी, बिकॉज सी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज सी वांटेड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ये आप देख सकते हैं कि हमने बिकॉज का प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें बताना है क्या है, रीजन, कारण बताना है कि उसने मेहनत क्यों की, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहती है, उसका पर्पज़ क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। अब सो से करना चाहें तो ध्यान रखिए सो से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, उसने वह अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती है। देखिए वह अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती थी, शी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, सो इसलिए उसने क्या की, मेहनत की, उसने हार्ड। तो ये ध्यान रखें अपने सेंटेंस एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं सो का प्रयोग करूँगा तो ध्यान रखें अपने सेंटेंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसने वह अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए सी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। तो ध्यान से किस प्रकार से इसको हम एक्सचेंज करके भी सोच से भी बना सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखिए एडवर्ब क्लोज की बात करें तो एडवर्ब क्लोज होता क्या है, एन एडवर्ब क्लोज प्लेज द रोल ऑफ ए एडवर्ब रोल ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। यानी एक एडवर्ब जो होती है वो एक सेंटेंस में एक एडवर्ब का रोल जो है अदा करती है, एक एडवर्ब की तरह भूमिका निभाती है। कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं हमारे सामने, कुछ ऐसे ही एडवर्बियल वर्ड्स हमारे सामने आपको दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं, जिनमें वेन है, वेयर है, वाई, इसके अलावा बिकॉज है, इसके अलावा पर्पज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, सो या बिकॉज, रीजन बताने के लिए बिकॉज होता है और पर्पज़ के लिए सो होता है। ध्यान रखें रीजन के लिए सो बिकॉज और पर्पज़ के लिए सो, कंपेरिजन के लिए एज, देन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस, टिल, दो, ऑल्दो, दैट, वंस, वेदर और वाइल, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो ये आई होप कि आप
किसी रीजन को बताने के लिए आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे और पर्पस को बताने के लिए सो का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, सो का प्रयोग आप और कहाँ करते हैं। सो का प्रयोग हमने इससे पहले कहाँ किया है, सो का प्रयोग हमने किया है कंपाउंड सेंटेंस में, जहाँ पर हमने फैन बॉयज़ एक अपनी ट्रिक थी, जहाँ पर हमने फैन बॉयज़ के थ्रू वहाँ पर अंत में जो एस आ रहा था, फैन बॉयज़ में एस आ रहा था, तो एस किसको इंडिकेट कर रहा था, सो को। तो कंपाउंड सेंटेंस में भी हमने सो को यूज़ किया है, तो वहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया है। और यहाँ पर आप पर्पस को दर्शाने के लिए, यही कहूँ कि अपने उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं डिस्टेंस। तो आगे देखिए, इसके बाद में आगे इसकी बात करें तो अपना एग्जाम्पल क्या है, सी वर्क हार्ड, सी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और इसको हमने बिकॉज से जोड़ा है क्योंकि उसने मेहनत की, क्योंकि रीज़न बताना है, तो रीज़न बताने के लिए हमें बिकॉज से इसको ऐड कर रखा है। सो से ऐड करेंगे, सो से अगर जोड़ना चाहिए तो ध्यान रखें आपको उस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस दोनों सेंटेंस को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ताकि आपको ये चीज़ें एडवर्ब क्लोज से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए और कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और एडवर्बियल जो क्लोज हैं या एडवर्ब जो क्लोज है उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम अटेम्प्ट करते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको और चीज़ें से समझ में आ जाएं और आप अच्छे से इन चीज़ों को और समझ पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें एक सेंटेंस क्या है, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, राजीव गांधी देयर आफ्टर बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ये आपके पास कुछ इसका पहला जो है अपना एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद में देखिए, एरोप्लेन हैड लैंडेड, द एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बाय द टाइम वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट। ये अपना जो है नेक्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, और लास्ट दे रखा है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, ही अराइव्ड देयर। ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर फर्स्ट वन की बात करें, इंदिरा गांधी, इससे पहले ध्यान रखिए एडवर्बियल अपने जो वर्ड्स थे वहाँ पर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर बात की जा रही है टाइम की। किसकी बात की जा रही है, टाइम की। तो राजीव गांधी जो, इंदिरा गांधी जो थी उनकी डेथ हो गई थी 1984 में, 1984। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देर आफ्टर, यानी उसके बाद, देर आफ्टर बिकेम प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई 1984 में, 1984 में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने, राजीव गांधी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमें जो एडवर्ब यूज़ करनी है या एडवर्बियल जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है टाइम को इंडिकेट करने वाला। ध्यान रखें, तो टाइम को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब अपने पास कौन सा था, देखा जाए तो वहाँ पर हम वेन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसका सिंथेसाइज करने के लिए हमें जैसे एडवर्बियल वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, वो ध्यान रखें किसका करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे। तो वेन का यूज़ करते हुए हम किस प्रकार से इसको बनाने वाले हैं, ध्यान रखें। एक चीज़ और आप ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, जब आप एडवर्ब क्लोज का आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर एडवर्ब क्लोज आपकी सेंटेंस के शुरू में आ रही है, ध्यान रखें एडवर्बियल वर्ड आपका सेंटेंस के शुरू में आ रहा है या सिंथेसाइज करते समय शुरू में आ रहा है, तो आपको बीच में किसी प्रकार की जो है ध्यान रखें, दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए जहाँ पर फुल स्टॉप होता है वहाँ पर आपको कोमा यूज़ करनी है। ध्यान रखें, अगर एडवर्बियल क्लोज अपना सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ध्यान रखें अपना जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस के बीच में एडवर्ब क्लोज पूरा का पूरा आ रहा है, तब ध्यान रखें एडवर्ब क्लोज आपका दो कोमास के अंदर बंद होने वाला है। ध्यान रखें, और एडवर्ब अपना क्लोज या एडवर्ब वर्ड आपका लास्ट में आ रहा है, ध्यान रखें, तब आपको कोई भी कोमा यूज नहीं करनी है। दोबारा देखिए डिस्टेंस क्या बता रहा हूँ मैं, अगर एडवर्ब वर्ड आपका शुरू में आ रहा है, या यूँ कहूँ कि एडवर्ब आपका वर्ड जो क्लोज है वो शुरू में आ रहा है, तब आपको कोमा या डॉट फुल स्टॉप को उठाने के लिए आपको एक कोमा यूज़ करनी है, सिर्फ एक कोमा। अगर एडवर्ब क्लोज आपका वो आपका आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस के बीच में, तब आपको यूज़ करनी है डबल कोमा, यानी एडवर्ब क्लोज को आपको डबल कोमा में बंद करना है। उसके बाद में अगर आपका एडवर्ब क्लोज लास्ट में आ रहा है तो आपको वहाँ पर कोई कोमा यूज़ नहीं करनी, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ ध्यान रखें, अगर एडवर्ब वर्ड अपना आ रहा है तो कहाँ आएगा, यहाँ शुरू में आएगा। तो शुरू में आएगा तो यहाँ पर जो आपकी फुल स्टॉप है आपकी कोमा में बदल जाएगी। देखिए किस प्रकार से, वेन इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, अब ये आपका फुल स्टॉप किस में बदल जाएगा, डिस्टेंस फुल स्टॉप हो जाएगा कोमा में। ध्यान रखें, आगे आप ऐसी चीज़ लिखेंगे, राजीव गांधी देर आफ्टर बिकेम प्राइम मिनिस्टर।
देखिए आपका एडवर्बियल क्लॉज है वो शुरू में है, यहाँ कहूँ कि एडवर्बियल जो वर्ड है आपका शुरू में है और आपको सिर्फ एक कोमा लगानी है, यहाँ पर आपकी कोमा शुरू में लग गई, फुल स्टॉप को अलग करते हुए आपकी दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए कोमा का यूज़ कर दिया है। ध्यान रखें, अगर एडवर्बियल वर्ड आपका पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज आपका फर्स्ट सेंटेंस के बीच में आ जाए, इसके बीच में आ जाए, तो आपको उस क्लॉज को डबल कोमा के बीच में उसको बंद करना, डबल कोमा लगानी है। और ये एडवर्बियल वर्ड आपका सेंटेंस के एंड में आता है, या यूँ कहूँ कि एडवर्बियल क्लोज आपका लास्ट में आता है, तब आपको कोई कोमा का यूज़ नहीं करना, ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर शुरू में इसका यूज़ किया है टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड वेन इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, जब इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में हुई, राजीव गांधी उसके बाद में क्या बन गए, उसके बाद में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा द एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बाय द टाइम वी रीच एट द एयरपोर्ट। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं जो इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो आपको यूज़ करना है, और वो करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें साथ हो रही हैं। एक आपकी हो रही है कि यहाँ पर हेड प्लस आपकी V3 दे रखी है और यहाँ पर आपको V2 दे रखा है, ध्यान रखें V3 और V2। तो इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो ध्यान रखें वहाँ पर कार्य आगे पीछे होते हैं, या कहूँ कि एक्टिविटी या जो क्रिया है वो एक क्रिया पहले होती है, क्रिया बाद में होती है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार की अगर आप कहीं आप किसी प्रकार का किसी सेंटेंस में आप देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छा या यूँ कहूँ कि ईजी वे जो तरीका होता है वो होता है बिफोर और आफ्टर से कनेक्ट करना। किससे डियर स्टूडेंट्स, बिफोर और आफ्टर से। अब ध्यान रखें अगर आप बिफोर से कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पर बिफोर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और अगर आफ्टर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें, अगर आफ्टर का यूज़ करते हैं तब आपको सेंटेंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, ध्यान रखें, परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखें। तो अगर बिफोर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो पहले आपका परफेक्ट है, ऐसा कैसा रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर आप आफ्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तब ध्यान रखें आपको सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी आपको वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट, ये सेंटेंस आपको शुरू में लेकर आना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो किस प्रकार से उसको हम कंबाइन करेंगे, ध्यान रखें, इसको अगर बिफोर से या आफ्टर से दोनों से जोड़ेंगे तो किस प्रकार से, द एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बाय द टाइम, यहाँ पर आप बिफोर से जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आफ्टर से जोड़ेंगे तो ध्यान रखें आफ्टर से जोड़ेंगे तो आपके जो सेंटेंसेज हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बाद में क्या आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए, तो ये सेंटेंस आगे चला जाएगा, ध्यान रखें। यहाँ पर ध्यान रखें वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट, तो ये आप बिफोर से इसको आपने कनेक्ट कर दिया। अगर आफ्टर से करते तो आपका परफेक्ट वाला आगे चला जाता और इंडेफिनिट वाला पहले आ जाता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, वो क्या है, यू आर स्ट्रॉन्ग आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बता रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, क्या है, कंपेयर। अब कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर अगर बराबर बराबर मान रहा है तब तो हम एज का यूज़ करेंगे, और किसी को कम या ज़्यादा अंक देता है कंपेरिजन में, किसी को कम या ज़्यादा बता दिया जाता है, उसको अधिक या कम उसमें वो कंपेरिजन वाला पार्ट डाल दिया जाता है, तब ध्यान रखें हम देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर हम क्या है, यू आर स्ट्रॉन्ग और आई एम इक्वल स्ट्रॉन्ग, तुम भी उतने स्ट्रॉन्ग हो जितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, इसको हम जो फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि अपना जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम यूज़ करेंगे शुरू में, तो क्या हो जाएगा, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, यानी मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ जितना तुम स्ट्रॉन्ग हो। दोनों को कंपेयर कर दिया, ध्यान रखें, दोनों को सिमिलर बताया गया, दोनों को सेम बताया गया, दोनों को इक्वल बताया गया, ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्योंकि आई को यहाँ पर ये फर्स्ट शुरू में लिखा गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को शुरू में लिखा गया, तो ये ज़्यादा कुछ में बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अगर आप यू आर से भी बना रहे हैं तो आप आई एम को या आई यू आर किसी का आई एम हो जाएगा, लेकिन ये बोल सकते हैं ग्रामेटिकली देखा जाए तो आपको फर्स्ट पर्सन को शुरू में लिखना थोड़ा बेटर रहेगा, ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए लास्ट क्या है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड ही अराइव्ड देयर, मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार किया, ही अराइव्ड देयर, वह वहाँ आया। अब देखिए ये किस प्रकार से बनाएगा, इसको बनाने के लिए या यूँ कहेंगे इसका सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर हम अनटिल का यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें, अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
इसका अलावा हम इसके लिए जो है टिल का यूज़ भी कर सकते हैं। टिल का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है और अनटिल का यूज़ भी किया जा सकता है, ध्यान रखें। तो हम टिल से बनाकर देख लेते हैं इसको। देखिए, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he arrived there। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार किया, until जब तक कि नहीं, ध्यान रखें, until जब तक कि नहीं, he arrived there, यानी जब तक मेरा फ्रेंड वहाँ नहीं आ गया तब तक मैंने उसका इंतजार किया। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्बियल क्लॉज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात करें तो कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हमने पीछे देख लिए हैं। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर देखिए हमने शुरू में एडवर्बियल टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड लगाया व्हेन। क्या लगाया स्टूडेंट्स? टाइम को इंडिकेशन देने वाला वर्ड व्हेन। व्हेन इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, राजीव गांधी, ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पर व्हेन यूज़ कर दिया है, यहाँ अगर आपने व्हेन यूज़ कर दिया है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देयर आफ्टर को रिमूव करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि देयर आफ्टर क्या बताता है, टाइमिंग बताता है। तो ध्यान रखें, व्हेन इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ये ध्यान रखें, क्योंकि आपने व्हेन का यूज़ कर दिया है और व्हेन क्या है, टाइम को इंडिकेट करता है, और देयर आफ्टर भी क्या करता है, देयर आफ्टर भी टाइम को इंडिकेट करता है, ध्यान रखें। तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, व्हेन लगा दिया, देयर आफ्टर आपका हट जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो क्या होगा, राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिंथेसिस हो जाएगा। एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बाय द टाइम वी रीच एट द एयरपोर्ट। देखिए, एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ बाय द टाइम बिफोर वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट, यानी हम एयरपोर्ट पहुँचे उससे पहले एरोप्लेन टेक ऑफ कर चुका था, या तब तक, बाय द टाइम तब तक हम स्टेशन पहुँचे, तब तक एयरपोर्ट से एरोप्लेन क्या कर चुका था, टेक ऑफ कर चुका था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट में, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, तुम भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को ध्यान में रखते हैं, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, तो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है। और आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड ही अराइव्ड देयर, अनटिल से मैंने इसको ऐड किया है, आप टिल से भी बना सकते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड देयर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि एडवर्बियल क्लॉज को ध्यान में रखते हुए, एडवर्बियल जो अपने वर्ड थे उनको ध्यान में रखते हुए, कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके सामने मैंने लिखे हैं या आपके समझाने की कोशिश की है, आपके लिए वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएँ और आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ, अच्छे से एग्ज़ाम में अपना जो है बढ़िया तरीके से अपना जो है रिजल्ट दे पाएँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपने 3 सिंथेसिस को लेकर के 3 प्रोसेस अपनी थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर देखा जाए तो अपने पास सिंथेसिस करने की 3 अलग अलग प्रोसेस, 3 अलग अलग स्टेप्स थी। फर्स्ट वन अपनी बात की नाउन क्लॉज की, उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने किए, और उसके बाद में नेक्स्ट अपनी स्टेप थी वो थी एडजेक्टिव क्लॉज, जहाँ पर हमने उसको कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। और थर्ड वन या लास्ट वन अगर बात करूँ तो वो अपनी क्लॉज थी, वो अपनी एडवर्ब क्लॉज थी, उसको हमने अभी रिसेंटली उसको कंप्लीट किया है। कुछ एग्जांपल्स भी उसके हमने जाने। अब इससे ज़्यादा एग्जांपल, क्योंकि ज़्यादा अगर अपने एग्जांपल होंगे तो एक्सरसाइज के थ्रू उनको करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जब तक एग्जांपल्स खुद नहीं करेंगे या खुद उनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब ये पता नहीं चलेगा कि हमें कितना इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, कितना इस चीज़ को हम समझ पाएँ। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू अगर किसी चीज़ को हम समझेंगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, या वो थ्योरी आपकी और चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमने इससे पहले हमने बात की थी आज की क्लास में, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की थी। इससे पहले कंपाउंड सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया है, और उससे पहले जो क्लासें हुई थी वहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस को, यानी अपने अगर देखा जाए तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी डियर स्टूडेंट्स उसमें हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि नेक्स्ट अपनी क्लास में बात करें, अब आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम बात कर लेते हैं। हर क्लास के एंड में जिस तरीके से हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं वोकेब की, और आज की अपनी वोकेब की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और अपनी वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन अपना वर्ड रहेगा डियर स्टूडेंट्स एसेंशियल, और नेक्स्ट जब अपना वर्ड होगा वो हो जाएगा इटरनल। कौन कौन से वर्ड होंगे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन अपना जो वर्ड होगा वो होगा एसेंशियल, जिसका अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी, या
बोल सकते हो आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक जरूरी, और एसेंशियल के बाद में नेक्स्ट वर्ड है वह है एटर्नल। एटर्नल बोल सकते हैं जो हमेशा रहता है, या यूँ कहें जो परमानेंटली रहता है। आइए बात करते हैं वोकेब की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट वर्ड है वो है आपका असेंशियल। क्या है डियर स्टूडेंट्स? असेंशियल। असेंशियल की अगर अर्थ की बात करें तो असेंशियल क्या होता है? अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, अर्जेंट बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिए, इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? कंपल्सरी, इंडिपेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, क्या हो जाएगा? कंपल्सरी, इंडिस्पेंसेबल। उसके बाद में मैंडेटरी, उसके बाद में आपका हो जाएगा नेसेसरी, इम्पेरेटिव, विटल, उसके बाद में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के बाद में दे रखा है बेसिक, और लास्ट वन दे रखा है फंडामेंटल। इसके बाद में यहाँ पर एक अपना अर्जेंट भी हो सकता है, ध्यान रखें। कंपल्सरी, इंडिस्पेंसेबल, मैंडेटरी, नेसेसरी, इम्पेरेटिव, विटल, रिक्वायर्ड, बेसिक और फंडामेंटल, ये कुछ सिनोनिम है किसके? एसेंशियल के, अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी के। एंटोनिम की देख बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का डिस्पेंसेबल, नीडलेस और अननेसेसरी, नेसेसरी क्या हो जाएगा? अननेसेसरी। ये कुछ अपने एंटोनिम है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना वर्ड है वो है इटर्नल। इटर्नल का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, सनातन। यही बोल सकते हैं कि जो सदैव बना रहता है, परमानेंटली जो चीज़ रहती है वो होती है आपकी इटर्नल। सिनोनिम में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सीजलेस। सिनोनिम में देखें तो क्या हो जाएगा? सीजलेस, एंडलेस, एवरलास्टिंग, उसके बाद में इमोर्टल, और लास्ट वन है परपेचुअल। लास्ट वन क्या है? परपेचुअल। एंटोनिम की बात करें तो मोर्टल हो जाएगा, इमोर्टल का मोर्टल होता है, पेरिसेबल, टेम्पोरल, और टेम्पोरल के बाद में लास्ट वन देगा ट्रांजिएंट। देखिए मोर्टल, पेरिसेबल, टेम्पोरल और ट्रांजिएंट, ये एंटोनिम है इंटरनल वर्ड के। इसका अर्थ होता है हमेशा, शाश्वत या सनातन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड थे, और आज की अपनी ये क्लास थी जिसमें हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट जो अपने सिंथेसिस के जो टॉपिक अपना चल रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार की सेंटेंस में हम सिंथेसिस कर सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, किस प्रकार के 3 अलग अलग लेवल पर उसको हमने जाना है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर आज कर लिए हैं। नेक्स्ट अपनी क्लास जो होगी उस क्लास में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स मिक्स्ड, जो अपने सिंथेसिस के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें अपने मिक्स्ड सेंटेंस वहाँ पर हम करेंगे, और जिसमें देखा जाए तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं सभी मिक्स अप होकर के आपके वहाँ पर आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसी मिक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, और जिसको उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स उसके हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।